जी, सभी का स्वागत है आप मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लेकर आए हैं संगीत के 100 प्रश्न पत्र, जो बीपीएससी ट्री में बहुत ही उपयोगी है। प्रश्न है, निम्न में से किस गमक में विरह के भाव व्यक्त होते हैं? किस गमक में विरह के भाव व्यक्त होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उल्लासित। दूसरा सवाल है, प्लावित का आधुनिक नाम क्या है? प्लावित गमक है, प्लावित गमक का आधुनिक नाम क्या है? प्लावित गमक का आधुनिक नाम है मीड़। इसको मीड़ कहा जाता है। तीसरा सवाल है, निम्न में से किस गमक को आधुनिक कण के रूप में जाना जाता है? किस गमक को आधुनिक कण के रूप में जाना जाता है? आहत गमक को आधुनिक कण के रूप में जाना जाता है। आहत गमक। पंडित किशन महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित किशन महाराज जी का जन्म बनारस में हुआ था। अगला सवाल है, पंडित कृष्णराव शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित कृष्णराव शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो पंडित कृष्णराव शंकर का जन्म हुआ था ग्वालियर में। अगला सवाल है, अब्दुल करीम खां किस घराने से संबंधित हैं? तो अब्दुल करीम खां किस घराने से, किराना घराने से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सातवां सवाल है, अब्दुल करीम खां ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? अब्दुल करीम खान ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो इसका सही जवाब है वजीर खां से। वजीर खां से इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अगला सवाल है, आर्य संगीत की स्थापना कहाँ हुई थी? आर्य संगीत की स्थापना पूना में हुई थी। बनारस घराने का प्रारंभ किस रचना से होता है? बनारस घराने का प्रारंभ किस रचना से होता है? पेशकार, उठान, कायदा, इनमें से कोई नहीं। तो बनारस घराने का प्रारंभ उठान से होता है। अगला सवाल है, नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में काकू का वर्णन है? नाट्यशास्त्र के किस अध्याय में काकू का वर्णन है? 18वें अध्याय, 19वें अध्याय, 17वें अध्याय और 16वें अध्याय। तो सही जवाब होगा 19वें अध्याय। शिखर ताल की मात्रा होती है, शिखर ताल की कितनी मात्रा होती है? शिखर ताल की 16, 11, 17, 15। शिखर ताल की 17 मात्रा होती है। ब्रह्म ताल में कितनी मात्रा होती है? 12 नंबर का सवाल है, ब्रह्म ताल में कितनी मात्रा होती है? 20 मात्रा, 28 मात्रा, 21 मात्रा, 19 मात्रा। तो ब्रह्म ताल में 28 मात्रा होती है। अगला सवाल है, भरत भाष्य ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन है? भरत भाष्य के लेखक निम्न में से कौन है? नान्यदेव, सिंह भोपाल, केशव, सारंगदेव। तो भरत भाष्य के लेखक हैं नान्यदेव। नान्यदेव सही जवाब होगा। गंधार स्वर की श्रुति है, नहीं, गंधार में कितनी श्रुति है? तो गंधार में सरज में 4, ऋषभ में 3, गंधार में 2। तो गंधार 2, यह होगा सही। अगला सवाल है, निम्न में से मध्यम ग्राम की मूर्छना है, निम्न में से मध्यम ग्राम की मूर्छना कौन सी है? मार्गी, उत्तरायता, अश्वकांता, सुखा। तो सही जवाब हो जाएगा मार्गी। मार्गी मध्यम ग्राम की मूर्छना है। अगला सवाल है, षडज ग्राम की मूर्छना का प्रारंभ किस स्वर से होता है? षडज ग्राम की मूर्छना का प्रारंभ किस स्वर से होता है? रे से, ग से, सा से, नी से। षडज ग्राम की मूर्छना का प्रारंभ गंधार से होता है। अगला सवाल है, तीव्र स्वर को पश्चात संगीत में लिखा जाता है, तीव्र स्वर को पश्चात संगीत में क्या लिखा जाता है? तीव्र स्वर को पश्चात संगीत में हैश दे के चिन्हित किया जाता है। इसका सही जवाब हैश हो जाएगा। अगला जवाब है, अगला सवाल है, पश्चात संगीत में विरेव की मात्रा होती है, पश्चात संगीत में विरेव की मात्रा होती है कितनी? 2। 2 हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, पश्चात संगीत में कितने स्केल होते हैं? पश्चात संगीत में कितने स्केल होते हैं? पश्चात संगीत में 8 स्केल होते हैं। 8 हो जाएगा सही जवाब। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, लॉ ऑफ ऑक्टेव संबंधित है। लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का नियम
संबंधित है मेजर स्केल से, माइनर स्केल से, क्रोमेटिक स्केल से, पाइथागोरियन स्केल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाइथागोरियन स्केल। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार वाद्य के तार की लंबाई को कितने अनुपात में बांटा गया है? लॉ ऑफ ऑक्टेव के अनुसार वाद्य के तार की लंबाई को कितने अनुपात में बांटा गया है? 1:2 में, 2:3 में, 2:1 में, 3:2 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 2:1 में। अगला सवाल है, डायटोनिक स्केल के कितने प्रकार हैं? डायटोनिक स्केल, जैसे पाश्चात्य संगीत का सवाल है। डायटोनिक स्केल के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 2, 5। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका जो 2 हो जाएगा। डायटोनिक स्केल के 2 प्रकार हैं। अगला सवाल है, मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं और सेमीटोन होता है? मेजर स्केल में कितने टोन होते हैं और सेमीटोन होता है? 3 टोन, 4 सेमीटोन, 5 टोन, 2 सेमीटोन, 6 टोन, 1 सेमीटोन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5 टोन 2 सेमीटोन। अर्थात मेजर स्केल में 5 टोन 2 सेमीटोन होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है, माइनर स्केल कितने प्रकार का होता है? माइनर स्केल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 2 प्रकार का। माइनर स्केल 2 प्रकार का होता है। ये हो जाएगा सही जवाब। और माइनर स्केल 3 प्रकार का होता है। 25 कर्नाटक संगीत में अलैया बिलावल राग के समान राग है। कर्नाटक संगीत में अलैया बिलावल राग के समान राग है तो बिलहरी। कर्नाटक संगीत में अलैया बिलावल के राग के समान राग को बिलहरी राग है वहाँ। चलते हैं अगले सवाल। उत्तर भारतीय सोहानी राग, उत्तर भारतीय सोहानी राग दक्षिण भारतीय किस राग के समान है? सोहानी, इसको सोहानी कहा जाए। उत्तर भारतीय संगीत में सोहानी राग दक्षिण भारतीय संगीत में किस राग, वहाँ हंस नंदी नाम से जाना जाता है। हंस नंदी नहीं, हंस ध्वनि होना चाहिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। स्वरगत श्रुति होती है, स्वरगत श्रुति कितनी होती है? तो स्वरगत श्रुति 7 होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा 7, बी नंबर। अगला सवाल है, राग दुर्गा को कर्नाटक संगीत में किसके समान माना जाता है? राग दुर्गा को कर्नाटक संगीत में किसके समान माना जाता है? तो शुद्ध सावेरी के समान माना जाता है। यहाँ हम लोग का राग दुर्गा और वहाँ शुद्ध सावेरी दोनों समान मिलता है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। उत्तर भारतीय कोमल ऋषभ स्वर कर्नाटकीय स्वर होता है। उत्तर भारतीय कोमल ऋषभ स्वर कर्नाटकीय स्वर होता है शुद्ध ऋषभ। शुद्ध ऋषभ होता है कर्नाटकीय स्वर। वहाँ का कोमल ऋषभ, वहाँ शुद्ध ऋषभ। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी और दक्षिण भारतीय संगीत के कितने स्वर समान होते हैं? हिंदुस्तानी और दक्षिण भारतीय संगीत के कितने स्वर समान होते हैं? 3 स्वर समान होते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कर्नाटक संगीत का ककाली निषाद स्वर उत्तर भारतीय संगीत में कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का ककाली निषाद स्वर को उत्तर भारतीय संगीत में क्या कहा जाता है? कोमल निषाद, शुद्ध निषाद, अंतर्गंधार, धैवत। तो कर्नाटक संगीत में ककाली निषाद स्वर, उत्तर भारतीय संगीत में इसको शुद्ध निषाद कहा जाता है। भी हो जाएगा सही जवाब। चलते अगले सवाल में। दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर हैं, निम्न में से दक्षिण भारतीय संगीत के कौन से स्वर हैं? अंतर्गंधार, काकली निषाद, कैसिक निषाद। क्या हो जाएगा? इसमें से सभी दक्षिण भारतीय संगीत के स्वर हैं। डी नंबर सही है। अगला सवाल है, सारंगदेव ने कितने अंक हैं? सारंगदेव ने कितने अंक हैं? तो सारंगदेव ने कुल 6 अंक हैं। तो ये हो जाएगा सही जवाब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूपीएससी ट्री के लिए। अगला सवाल है, गिटार किस वर्ग का वाद्य है? गिटार तो वाद्य को 4 श्रेणी में बांटा गया है। तो तत्वाद के अंतर्गत जो आता है जिसमें तार लगा होता है, तत्वाद में गिटार आ जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सामगीत के कितने भाग होते हैं? सामगीत के कितने भाग होते हैं? सामगीत के कुल 4 भाग होते हैं। अगला सवाल है, वेद के कितने अंग हैं? वेद के कितने अंग हैं? 7, 9, 6, 8। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, वेद के 6 अंग हैं। अगला सवाल है, उदात्त स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आता है? वैदिक काल में सामगान चलता था जिसमें 3 स्वर होता था, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो उदात्त स्वर के अंतर्गत
कौन स्वर आता है? इसके अंतर्गत ग और नहीं आता है। इसका ए और सी दोनों सही होगा, इसलिए डी होगा सही जवाब। अगला सवाल है, अनुदात स्वर की तारता होती है, अनुदात स्वर की तारता होती है नीची, बी हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्न में से किस स्वर की तारता मध्यम होती है? निम्न में से किस स्वर की तारता मध्यम होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुदात, अनुदात स्वर की तारता मध्यम होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नाट्य शिक्षा के लेखक इनमें से कौन है? नाट्य शिक्षा किसने लिखा? नारद मुनि ने लिखा। अगला सवाल है, बकरी से कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? बकरी से कौन सा स्वर उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए नंबर, गंधार। गंधार हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, किस पशु से निषाद स्वर उत्पन्न होता है? किस पशु से निषाद स्वर उत्पन्न होता है? तो हाथी से निषाद स्वर उत्पन्न होता है। संगीत की उत्पत्ति चैप्टर में सब पढ़ने को है। अगला सवाल है, निम्न में से उदात्त स्वर की तारता क्या है? उदात्त स्वर की तारता क्या है? उदात्त स्वर की तारता नीचा होगा। अगला सवाल है, स्वरित स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? स्वरित स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो स्वरित स्वर के अंतर्गत सा, म और प तीनों आते हैं, इसलिए इसका सही जवाब डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, संगीत से किसका बोध होता है? गायन, वादन, नृत्य। अर्थात गायन का भी बोध होता है, नृत्य का भी बोध होता है, वादन का भी बोध होता है, इसलिए उपरोक्त सभी। 3 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल है, वैदिक काल के स्वर हैं, वैदिक काल के स्वर कौन कौन से हैं? वैदिक काल में उदात्त भी है, स्वरित भी है, अनुदात्त भी है, इसलिए उपरोक्त सभी। डी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। कर्नाटक संगीत का उद्भव किस शताब्दी में माना जाता है? कर्नाटक संगीत का उद्भव 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में और 11वीं में। तो कर्नाटक संगीत का उद्भव हम लोग 14वीं सदी में माना जाता है। 14वीं सदी में उसका उत्पत्ति। भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत अलग हुआ, इसलिए सी नंबर इसका सही जवाब। चलते हैं अगला प्रश्न, संगीत का मूलाधार क्या है? स्वर, ताल, लय, या ए और बी? संगीत का मूलाधार किसे कहा जाए? संगीत का मूल आधार तीनों होता है, स्वर, ताल, लय, इसलिए इसका स्वर, ताल, लय, लेकिन स्वर और ताल को संगीत का प्राण कहा गया है, इसलिए डी नंबर सही हो जाएगा इसका, ए और बी। अगला सवाल है, चैती मूलतः किस भाषा में गाई जाती है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अवधी? चैती मूलतः अवधी भाषा में गाया जाता है। अगला सवाल है, तानपुरे के कितने तार स्टील के होते हैं? तानपुरे के 3 तार स्टील के होते हैं, 1 पीतल के होते हैं। अगला सवाल है, तानपुरा के चारों तारों को मिलाया जाता है, प सा सा म, प सा सा सा, प सा सा सा, प सा सा सा। तानपुरा के सभी तारों को मिलाया जाता है प सा सा सा। बी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। नहीं, अर्थात बी नहीं होगा इसका, प सा सा सा, सी नंबर होगा सही जवाब। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, महिलाओं के तानपुरा को किस स्वर में मिलाया जाता है? महिलाओं के तानपुरा को किस स्वर में मिलाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प सा सा सा। अगला सवाल है, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है उसे कहते हैं, जब कोई स्वर अपनी शुद्ध अवस्था से ऊपर होता है उसे कहते हैं कौन सा? तीव्र स्वर, मंद स्वर, तार स्वर या शुद्ध स्वर? उसको तीव्र स्वर कहा जाता है। सी नंबर हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल है, लक्षण गीत का उद्देश्य क्या है? लक्षण गीत का उद्देश्य क्या है? लोकगीत सिखाना, ताल का प्रस्तार करना, ताल का परिचय देना, राग का परिचय देना। तो लक्षण गीत बी नंबर होता है, राग का परिचय देना। इसमें राग के वादी, समाधि, गायन समय इत्यादि बातों का वर्णन रहता है, इसलिए इसका राग का परिचय देना ही सही जवाब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, ऐसा स्वर जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, ना ही उस स्वर का कोमल और तीव्र स्वर वो, तो उसे कहते हैं क्या? अचल स्वर, शुद्ध स्वर, चल स्वर, तीव्र स्वर? उसे अचल स्वर कहा जाता है। जो
अगला सवाल है, गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीत मुच्यते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? गीतम वाद्यम च नृत्यम च त्रयम संगीत मुच्यते, यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? संगीत रत्नाकर से, संगीत दर्पण से, संगीत मकरंद से, संगीत समयसार से। संगीत मकरंद से लिया गया है। अगला सवाल है, सदज ग्राम की विपरीत जाति है। सदज ग्राम की विपरीत जाति सदज कौशिकी, इसकी विपरीत जाति सदज कौशिकी है। अगला सवाल है, मध्यम ग्राम में विपरीत जातियों की संख्या, मध्यम ग्राम में कितनी विपरीत जातियां हैं? 5, 6, 8, 5, 8 विपरीत जातियां हैं मध्यम ग्राम में। अगला सवाल है, सदज ग्राम में विपरीत जातियां होती है, सदज ग्राम में कितनी विपरीत जातियां होती है? 3 विपरीत जातियां होती है सदज ग्राम में। अगला सवाल है, स्वविधि मूर्छना का प्रारंभ निम्न में से क्या है? अर्थात स्वविधि मूर्छना का प्रारंभ किस स्वर से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा म, मध्यम से होता है। चलते अगले सवाल की ओर। अश्वकांता मूर्छना का अंतिम स्वर निम्न में से क्या है? अश्वकांता मूर्छना का अंतिम स्वर ध है, म है, रे है, सा है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? रे। अश्वकांता मूर्छना का अंतिम स्वर रे है। अगला सवाल है, निम्न में से किस मूर्छना का प्रारंभिक स्वर षडज है? किस मूर्छना का प्रारंभिक स्वर षडज है? इसमें से क्या हो जाएगा? उत्तर मंदा का प्रारंभिक स्वर षडज है। अगला सवाल है, द्वादश स्वर मूर्छनावाद के प्रवर्तक किस विद्वान को माना जाता है? द्वादश स्वर मूर्छनावाद, द्वादश स्वर मूर्छनावाद के प्रवर्तक किस विद्वान को माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मतंग, मतंग को माना जाता है। अगला सवाल है, निषाद स्वर किस रस का पोषक है? निषाद स्वर किस रस का पोषक है? हास रस, विभत्स रस, भयानक रस, करुण रस। करुण रस का पोषक है। अगला सवाल है और लास्ट सवाल है, हाफिज अली खां का जन्म कहाँ हुआ था? हाफिज अली खां का जन्म ग्वालियर में हुआ था। तो आज का सवाल ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये सवाल बीपीएससी के लिए संगीत विषय की ये अत्यधिक उपयोगी है। धन्यवाद।